क्लियर ना हो जाए, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है। और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास है तो वो लगा के देख लेने हमें कि हमें आए कि नहीं है। अगर आ गए तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, अगर नहीं आए तो फिर दोबारा से पढ़ो। समझा? किताब खोलकर पढ़ने की एक्टिंग नहीं करनी है। हाँ मम्मी पढ़ तो रहे हैं, सर जी हम 8 घंटा पढ़े फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने 8 घंटा पढ़ा ही नहीं, आपने एक्टिंग की 8 घंटे पढ़ने की। मेरी बात सुन भाई, अगर कोई ये कहे हम 8 घंटा 1 साल पढ़े और फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहा है। बहुत सिंपल सी बात, आपने एक्टिंग जबरदस्ती पढ़ाई कि कॉपी खुली थी, लाइब्रेरी में गए थे, समझ रहा हो ना, मोबाइल की कॉपियों के बीच में, किताब के बीच में चल रहा था, या दिमाग में कोई और गाना चल रहा था तो रू करके, समझ रहा हो ना। लेकिन दिमाग को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तब भैया कुछ काम बनेगा, ठीक है। अरे बोलो, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर, जैसे क्या बोलते हैं, एक साधु सन्यासी होता है ना, ये वाला जीवन होता है साधु सन्यासियों का जीवन। बहुत सिंपल सी बात समझ लो, साधु सन्यासी का जीवन एकदम अडॉप्ट करना होता है, ठीक है। पहले भी कई बार एग्जाम्पल दिया हूँ। ये एक यज्ञ है, यज्ञ समझते हो? यज्ञ, आपकी पढ़ाई एक यज्ञ है, और यज्ञ का रिजल्ट तभी मिलता है जब उसमें हर एक चीज की सही मात्रा उपलब्ध हो। क्या मेरी बात क्लियर है? उसमें हर चीज उपलब्ध है, घी नहीं उपलब्ध है, ये नहीं उपलब्ध है, वो नहीं उपलब्ध है, आग नहीं लगाई है ना, यज्ञ बेकार हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज होनी चाहिए, उसमें थोड़ा डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। एक चीज मैं हमेशा देखता हूँ, बच्चे आपकी उम्र के जो बच्चे हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता ना, और जिनका सिलेक्शन होता है, उनमें एक ही अंतर होता है। मैं 1 मिनट लोग ये सब टाइम ले रहा हूँ, है ना, कई लोगों को लग रहा होगा ये सब क्या बता रहा है, ये तो हमें पहले से पता, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, डिसिप्लिन, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? अगर तुम रोज डिसिप्लिन में 4-5 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, 6 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, NCERT कवर कर रहे हो, है ना, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। इसके लिए ये नहीं कॉल आ गया दोस्त का, है ना, चले गए, मेरी बात सुन रही, या कहीं पर घूमने निकल लिए, या JCB की खुदाई हो रही है तो खड़े हैं वहाँ पर कंपनी बाग पर, कि कैसे बनेगा जरा देखते हैं आज, समझ रहे हो ना। यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल में कॉलेज में पानी भर गया तो खड़े देखते पानी कैसे निकलेगा, फालतू जगह एकदम टाइम मत वेस्ट करो, मेरी बात सुन भाई। और एक जो सबसे बड़ी भ्रांति है, हमारे पास बहुत टाइम है। सबसे बड़ी UPSC या PCS की भ्रांति होती है, हमारे पास बहुत टाइम, बहुत टाइम, बहुत कुछ नहीं टाइम मिलता है। जब पढ़ने लगोगे ना तो पता चलेगा कि इतना है, पढ़ते रहेंगे तो 40 साल लग जाएगा, अगर आराम से पढ़ोगे तो। मेरी बात सुनने, एक टारगेट सोचा है तो उसके पीछे भागो, ठीक है, भागना शुरू करो उसके पीछे। मेरी बात, चाहे तुम्हारी उम्र 16 साल हो, चाहे 17 साल, चाहे 18 साल, चाहे 20-25, समझ रहे हो ना मेरी बात। कभी इस भ्रांति मत फंसना कि बहुत टाइम आराम से कर लेंगे, 32 साल 40 साल, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। जिसने ऐसा सोच लिया उसका कुछ नहीं होता है, मेरी बात। जिससे एग्जाम निकालना है वो 1 साल के 2 साल के अंदर भीतर एग्जाम निकाल के रख देता, मेरी बात सुन भाई। जैसे अटेम्प्ट 3 लाख हुआ, एग्जाम निकाल के रख दिया। किसी को पूरा सब, कैसे पूरा टाइम तुम लोगों को मिल सकता है, कैसे ये लग सकता है कि बहुत टाइम है, जब 100 में 100 आज तक किसी ने क्वेश्चन ना PCS में सॉल्व किया, ना UPSC में सॉल्व किया, तो कैसे बहुत टाइम तुम्हारे अंदर परिभावना है। और बहुत टाइम है नहीं, 2026 का प्लान कर रहे हो, 2025 का तो चला ही गया, 2026 का प्लान कर रहे हो, यानी कि मुश्किल से 1 साल का टाइम है, एकदम लग जाओ अभी से 6 घंटे, 4 से 6 घंटा तो एकदम फोन ऑफ करके, घर वालों से डिस्कनेक्ट होकर, समझ रहा हो ना, घर वालों से डिस्कनेक्ट होकर 4-6 घंटा फोन ऑफ करके, बिना दोस्ती यारी के कहीं एकांत में कोने में जाकर चुपचाप पढ़ो और नोट्स बनाओ। क्या मेरी बात क्लियर है? दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा सा, जैसे साधु सन्यासी बैठते हैं ना मुद्रा में, वैसे बैठो थोड़ी देर, मेडिटेट करो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। ये नहीं किताब खुली है कहीं और दिमाग जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन करते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा रूममेट, मतलब अच्छा रूममेट, एक बहुत अच्छा दोस्त था, रूममेट है, अभी भी है ना, पहले रूममेट था, अभी वो पोस्टेड है, लोकसभा में पोस्टेड था। मैंने उसकी पढ़ाई देखी, उसके घर में शादी थी और वो नहीं गया लड़का, उसके सगे भाई की शादी थी, केवल 6 घंटे के लिए गया था, गया, रात भर में शादी अटेंड की, फिर वापस आ गया, दिल्ली रहता था सर, मेरा रूममेट था। इतना डेडिकेशन से पढ़ाई करो तब जाके कुछ होता है। अपने घर की शादी में नहीं अटेंड कर पा रहा,
कि नहीं यार ये भी कवर करना है, ये भी करना है। मैंने कहा अभी कल कौन सा तुम्हारा एग्जाम है? अभी तुम्हारा एग्जाम तो 8 महीने समझा। लेकिन उसे पढ़ना था भाई, उसे लग रहा था कि हाँ कोर्स बाकी कोर्स बाकी। जिसे डर लगेगा कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, मेरी बात सुन भाई, जिसे डर लग गया कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये बड़ी बड़ी घास जो उगी हुई है वो काटेंगे, या जो नालियाँ जाम है वो साफ करेंगे, या कूड़ा बीनेंगे। जिसे ये डर लग गया ना वो सब कुछ कर जाएगा। सबसे तेज का भागता इंसान जब पीछे सांप पड़ जाए, चीता पड़ जाए, समझ रहा हूं ना, सबसे तेज भागना है इसमें, तभी जीतोगे। अपने आप को डराओ कि अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो क्या ऑप्शन है, तो क्या करेंगे, अपने आप भागने का मन करेगा। मेरी बात सुन भाई, समाज में तो प्रतिष्ठा चाहिए भाई, तो बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। जिसके पास विल पावर होगी वो डिसिप्लिन डेवलप करेगा। विल पावर, इच्छा शक्ति हमेशा काम नहीं आती है। इच्छा शक्ति इसलिए होती है जो 4 दिन जग जाओ, 4-5 दिन जग गए, कोचिंग आ गए, यहाँ पर पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, इतना है इच्छा शक्ति का। डिसिप्लिन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। 4 घंटे की बिना फ़ोन इधर उधर, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बैठने की हैबिट। इस क्लास के अलावा की बात कर रहा हूँ, क्लास में जोड़ना, कई बच्चे जोड़े रहते हैं, हम घर से निकले थे 1 घंटा, ये भी तो पढ़ाई के लिए दिया था। अरे डोनेशन कर रहे हो पढ़ाई को, चैरिटी निकाल रहे हो अपना टाइम पढ़ाई के नाम पर, हाँ। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जोड़ते हैं, हम 1 घंटा पहले निकले थे, ये भी तो पढ़ाई के लिए निकले थे ना, तो ये भी पढ़ाई के टाइम में चला गए। फिर 1 घंटा बाद घर पहुँचे, ये भी तो पढ़ाई के उद्देश्य से गए थे ना, तो ये भी पढ़ाई में घंटे में जोड़ देते हैं। ऐसा घंटा जोड़ोगे तो हिसाब किताब को, बनिए की दुकान नहीं बैठी वहाँ पर। बहुत सिंपल सी बात कि पूरा हिसाब किताब एकदम कर रहा है पक्का, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको दूसरे को हराना है एक तरह से एग्जाम, आपको दूसरे से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। क्या मेरी बात सुन भाई, नहीं बात सुन भाई। और एग्ज़ाम के लिए मैंने बता दिया कि बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़कर IAS में कूद पड़ते हैं। मेरी बात सुन भाई। और फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उनका नहीं होता है, और किसी एक ऐसे इंसान का जो डर से भाग रहा हो, मेरी बात सुन भाई, जो अपनी गरीबी मिटाना चाहता हो, समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहता हो। क्या मेरी बात क्लियर है? जो लाइफ में कुछ करना चाहता उसका हो गया और उसका नहीं हुआ, सारे सपोर्ट के बाद। नहीं समझ पाए बात? सारे सपोर्ट के बाद भी हो सकता है किसी का हो जाए, किसी का ना। समझ आ रहा है? रीजन बस एक सा, जो जितने भागेगा वो देते जाने के लिए, ठीक है। और ये भूल जाओ कि हाँ इस साल नहीं तो अगले साल देंगे। एक टारगेट बांधो खुद को कि खुद को सफल कब मानोगे, समझा? जब 2026 में 2027 में किस ईयर निकल जाए एग्जाम, ठीक है। और उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, रणनीति बनाओ। रणनीति बनाई कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, लगातार लेके बैठो, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। मैंने पहले दिन बताया था क्लास में, आधे लोग तो उसमें थे नहीं, जैसे सिलेबस याद नहीं है वो भूल जाए एग्जाम। जैसे सिलेबस ही नहीं याद है वो क्या एग्जाम निकालेगा, ठीक है। जैसे सिलेबस नहीं याद है वो एग्जाम कैसे निकाल सकता है? सिलेबस याद ही नहीं है, मैं इसका सिलेबस देखो, रटो। GS1 में क्या आता है, GS2 में क्या आता है, GS3 में, GS4 में क्या है, सब रट जाओ, समझे? GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन है कि पॉलिटिकल साइंस है, कितना कितना पार्ट दिया हुआ है। GS1 में हिस्ट्री दिया हो तो हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी लाइन लिखी है, उसमें हिस्ट्री तो लिखा नहीं हुआ है GS1 में, उसमें लिखा हुआ है कि हिस्ट्री का कौन कौन सा पार्ट आएगा, कौन कौन सा चैप्टर, समझ रहा हूँ ना? तो वो सब रटा होना चाहिए, ताकि जब न्यूज़पेपर पढ़ो और वही टॉपिक बाई चांस मेंशन हो जाए तो दिमाग उस पर जाए कि नहीं यार ये तो हमारा GS3 का पार्ट है, ये तो एथिक्स का क्वेश्चन है। अच्छा जस्टिस वर्मा ने ये कर दिया, उन्होंने बहुत सारी वकीलों की फौज खड़ी कर दी, ये तो हमारे एथिक्स का पार्ट है यार। जस्टिस वर्मा का केस पढ़े, अरे वो न्याय पढ़ा होगा ना, न्याय, हाँ, वो आग लगी थी उनके घर में, तब पता चला कितना पैसा है उनके पास, करोड़ों रुपए उनके घर से मिले। उन्हें डिमोट करके या वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। अब उन पर केस चल रहा है, अब उन पर केस चलाने की बात हो रही है, तो उन्होंने अपने पक्ष में एक से एक शानदार वकीलों, पैसा है
एक से एक शानदार वकीलों को रख लिए, लड़ो। एथिक्स का अच्छा क्वेश्चन। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? समझ गए? तो भाई हर चीज पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, 4-6 घंटे नहीं लगे हो, एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बना रहे हो, तो सपना छोड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में? नहीं समझे बात? बहुत सिंपल सी बात समझ लो, ठीक है? बहुत ज्ञानी विज्ञानी, बहुत सारे पीएचडी, समझ रहे हो ना, लगे हुए एग्जाम के लिए। लेकिन जिस साल एग्जाम देना, बहुत नॉलेज होगी। पहले मैं बता, ये नॉलेज का एग्जाम ही नहीं, कई बार बता चुका हूँ। ना नॉलेज का एग्जाम है, ना शार्पनेस का एग्जाम है। तुम्हें लगता है तुम्हें 4 फैक्ट याद हो गए? उसका एग्जाम ही नहीं है। एग्जाम किसका है? तुम्हारे हार्डवर्क का। बहुत सिंपल सी बात समझा? टॉपर को मेंस के सारे क्वेश्चन नहीं आते ना, प्रीलिम्स के, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मजबूत होती है, उसने हार्डवर्क उस दिशा में किया। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, एग्जाम है हार्डवर्क का, भाई हार्डवर्क करो, डिसिप्लिन और हैबिट बनाओ। समझाई मेरी बात? अगर वो नहीं है तो एग्जाम भूल जाओ, बहुत सिंपल सी बात। समझ आ गया? चलो हम लोग कल किस बारे में बात करेंगे? गणतंत्र। गणराज्य हो गया ना? गणराज्य हो गया तो सब न्याय था। अच्छा, राजनीतिक न्याय। क्या पढ़िए था? राजनीतिक न्याय में राजनीतिक क्या लिखा था उसमें? हमने लास्ट में उसमें दफ्तरों में मतलब वर्गों को समान अधिकार दिया जाता है, किसी भी जाति धर्म और का भेदभाव नहीं किया जाता है। सर फंडामेंटल मूल अधिकार उसमें है। राइट इक्वालिटी। क्या किसी अनुच्छेद की भी बात की थी हमने? Yes, sir. 14 राजनीतिक न्याय में क्या हमने किसी अनुच्छेद की बात की? 14 से 18। यस सर। राजनीतिक नहीं सर, 326 सर मताधिकार। 326, 14 से 18, 326। ठीक करो। 326 की बात की थी ना? Yes, sir. कि नहीं की थी? ठीक है यार, कोई बात नहीं। इमोशनल होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए। अगर इमोशनल रहोगे तो ड्राइविंग फोर्स नहीं मिलेगा, यानी कि अंदर से इच्छा नहीं जगेगी पढ़ने के लिए। जो बहुत लॉजिकल लोग होते हैं उन्हें दिक्कत होती है। इमोशन होने चाहिए ना, अगर इमोशंस नहीं रहेंगे तो पढ़ाई का मन नहीं करेगा। बहुत सिंपल सी बात। ठीक है? रिएक्शन आता है ना। अरे इमोशन का मतलब ये थोड़ा होता है कि हाँ केवल शादी ब्याह को लेकर इमोशन हो जाओ। इमोशन क्या अपने घर परिवार खेत को लेकर इमोशन नहीं होता इंसान? अपनी मातृभूमि को लेकर इमोशन नहीं होना चाहिए तुम्हें? देश की अर्थव्यवस्था, देश की न्याय व्यवस्था, देश की जो भी कार्यपालिका है, जो भी देश में चल रहा है, उसे देखकर इमोशन नहीं होना चाहिए क्या? अरे बोलो, वो भी तो इमोशन होने की चीज है। आज तक देश में तुम्हें इतना कुछ दिया, तुमने देश को क्या दिया है? सभी देश को दे दिया, कुछ वक्त है, कुछ कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो। मेरी बात सुनाई? आज तक देश ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, ठीक है? और कोई जरूरी नहीं देशभक्ति अगर दिखानी हो तो सीमा पर जाके लड़ो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक अच्छे अधिकारी बनो, वह भी एक अच्छी देशभक्ति दिखाने का, वह भी एक अच्छा देशभक्त बनने का जरिया। क्या मेरी बात समझ आई? लास्ट में क्या लिखा है हम लोग? ये बस राजनीतिक न्याय ना? ठीक। अच्छा 326 लिख लिया था हमने। एक अनुच्छेद और 325। वेरी गुड। एक अनुच्छेद और, अनुच्छेद 325 किस बारे में है? कौन बताएगा? हाँ बोलो 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 बोलो। वेरी गुड। 325 जैसे 326 है ना, ये मतदान का अधिकार देता है। 326 जो है वो मतदान का अधिकार देता है। 325 जो है वो किसी भी भाषा, किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, समझ रहे हो ना, किसी भी तरह के लोग के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है, तो ये मतदाता होने का अधिकार है, ये चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्या मेरी बात क्लियर है?
तो यह भी तो राजनीतिक न्याय हो गया ना, अनुच्छेद 325 भी तो राजनीतिक न्याय हो गया कि सबको चुनाव लड़ना अलाउड है। सिंपल सा, मेरी बात सुन भाई, नोट करो अनुच्छेद 325। देखो बिना किसी भेदभाव के सिंपल भाषा में कहते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने का अधिकार। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्वतंत्रता। ठीक है, इंग्लिश बोले लिबर्टी। इंग्लिश में लिबर्टी और फ्रीडम अलग अलग चीजें होती हैं। हिंदी में दोनों के लिए स्वतंत्रता शब्द का ही इस्तेमाल है। तो पहले समझ लेते हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हम समझ पाएंगे कि आखिर लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया संविधान में। हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट करके स्वतंत्रता ही लिखा, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में वो फ्रीडम की जगह क्या लिखते हैं? लिबर्टी। तो क्या अंतर होता है लिबर्टी में, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर होता है? वेरी गुड। फ्रीडम यानी कि होता है पूर्ण स्वतंत्रता, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी कि बिना किसी पाबंदी के पूर्ण स्वतंत्रता, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, है ना, स्वतंत्र हो, तो ऐसे में बोलते हैं फ्रीडम। क्या मेरी बात समझ नहीं समझे बात? ठीक है, क्या हमारे देश में पूर्ण स्वतंत्रता है? नहीं है? है? नहीं है एकदम नहीं है ना? क्यों नहीं है? कोई भी चीज नहीं बोल सकते क्योंकि अनुच्छेदों में कुछ नकारात्मक नहीं बोल सकते। अगर हमारा देश नीचे जा रहा है अर्थव्यवस्था में तो बोल नहीं सकते अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है, बोल सकते हैं ना अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है। देश में कूड़ा पड़ा हुआ है रास्ते में, देश में पानी लग गया, हल्की से बरसात नहीं हो सकती, बोल सकते हैं तब। हाँ, ऐसा नकारात्मक नहीं बोल सकते इसकी वजह से एकता, अखंडता और संप्रभुता में किसी प्रकार की क्षति पहुंचे। तो इस वजह से स्वतंत्रता तो है लेकिन सीमित स्वतंत्रता है ना, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। उस स्वतंत्रता की अपनी सीमा रेखाएं हैं और केवल देश के लिए नहीं, केवल देश के लिए ही नहीं, आप किसी के लिए भी, किसी समाज के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कुछ भी कह रहे हैं तो आपके पास कुछ उसका आधार होना चाहिए, अदरवाइज वो आपके खिलाफ कहाँ जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? तो कुछ भी कहने की स्वतंत्रता, कुछ भी कहने की स्वतंत्रता नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या कुछ भी करने की स्वतंत्रता है? नहीं है ना। अभी उस दिन नीचे किसी से सीधे बात हो रही थी कि सर हम ये क्यों नहीं सीधे IPS क्यों नहीं बन जाए, है ना, वर्दी से ला लें, कैप लगा लें, कोई भी काम कर सकते हैं, कल को बनकर जज बन जाए यहाँ पर काला कोट पहनकर, वहीं पर ऑर्डर है ना, इन्हें टांग दो इन पॉलिटिक्स वाले टीचर को, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ऑर्डर दे कुछ खिलाफ, कुछ भी कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो है, काम करने का अधिकार तो है, लेकिन उसके लिए न्यूनतम योग्यता है ना, अगर सरकार द्वारा निर्धारित है तो वो आपको क्लियर कर देता है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? समझ गए? आप कैंची लेके बैठ जाओ कि हम बहुत अच्छा बचपन में पेट काटते थे, है ना, हम पेट काटेंगे, हम डॉक्टर बन गए, हम स्वघोषित डॉक्टर हैं आज से। ऐसा करने देगी गवर्नमेंट? नहीं। क्यों नहीं करने देगी? क्योंकि राइट टू एम्प्लॉयमेंट तो है ना, तुम्हें कुछ भी करने का अधिकार है, क्यों नहीं डॉक्टर बनके घूम रहे हो? हाँ, क्योंकि हमारे पास जो उसकी निर्धारित योग्यता है वह नहीं, तो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ एक्शन ले सकती है। यानी कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं, यानी कि स्वतंत्रता पूर्ण रूपेण नहीं, यानी कि स्वतंत्रता कैसी है? सीमित। मेरी बात सुनाई?
कोई दिक्कत तो नहीं है ना? प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? निर्देश में आपको अपना आस्था, अपना विचार, विश्वास है ना, अभिव्यक्ति, समझ रहे हो, इन सबकी स्वतंत्रता है। क्या मेरी बात क्लियर है? याद यह रखना है कि ऑफ कोर्स प्रस्तावना में तो केवल मूल मौलिक चीजें दी हुई है ना, एकदम जो बेसिक फिलॉसफी है वो दी हुई है, तो पूरी बात तो लिखी नहीं हुई है। लेकिन जब स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तो जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे होंगे, जब मूलभूत अधिकार पढ़ रहे होंगे, तो हम देखेंगे इन स्वतंत्रता की भी बहुत सारी सीमा रेखाएं दी गई। क्या मेरी बात क्लियर है? इस स्वतंत्रता की भी बहुत सारी सीमा रेखाएं दी गई। आपको कहीं भी जाने का, आने आने का अधिकार है। मूलभूत अधिकार में बात करता है कि आपको कहीं भी जाना आना है। अरे बोलो। तो रात में चले जाओ कटरिया का आपके घर, खटखटाओ, अरे बोलो। कहीं भी हमारा देश है, हमें जाने का अधिकार है। विकी कौशल के घर खटखटाओ। क्या मेरी बात सुन रही? क्या हमारा देश है, कहीं भी जाने का अधिकार है? सार्वजनिक जगहों पर जाने का अधिकार, सार्वजनिक जगहों जिससे किसी की निजता का हनन ना होता हो। मेरी बात सुन रही? कहीं भी जाने का अधिकार नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर सार्वजनिक जगह भी जाना है तो जो निर्धारित टाइम है, जो उसके निर्धारित समय दिया हुआ है, या जो वहाँ के रूल्स हैं, कायदे कानून है, वो फॉलो करते हुए जाना है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। मेरी बात सुन रही? सार्वजनिक जगह के कुछ कायदे कानून होते हैं ना, तो उन कानूनों का पालन करते हुए जाना है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। क्या मेरी बात सुनने आ गई? ठीक है, नोट करना स्टार्ट करोगे। ये सब बता चुका हूँ पहले भी, इसे ज़्यादा आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आज पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि ये सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन हो चुका है काफ़ी। ठीक है, लिखो। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार है। उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार है। कितनी चीजें हो गई? 5। तो लिखना के लिए ब्रैकेट में गई 5 चीजों की स्वतंत्रता है प्रस्तावना के अनुसार। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार। ठीक है, नोट करोगे। स्वतंत्रता क्या लिखा? स्वतंत्रता का अधिकार है। अधिकार लिख दिया ना, सॉरी, थोड़ा सा सही कर लीजिए। अधिकार नहीं लिखेंगे, लिखो उल्लिखित है। स्वतंत्रता उल्लिखित है। ठीक है, अधिकार की बात नहीं करता ना वो। इसका अभिप्राय यह है कि नागरिकों को समान रूप से इच्छा अनुसार अपने धर्म का पालन करने और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। और राज्य इन विषयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि दूसरों की स्वतंत्रता एवं अधिकार बाधित ना हो।
बस्ती में बिजली नहीं आ रही, आ रही बस्ती में बिजली सही से नहीं आ रही, चक्का जाम कर लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? अभी व्यक्ति अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रोष प्रकट करना चाहिए, सही बात है, लेकिन उसके चक्कर में आपने चक्का जाम कर दिया, पूरा बड़ा सा जो रोड था पूरा जाम कर दिया। और जाम कहाँ किया पता है? और जाम कहाँ किया पता है? हॉस्पिटल के पास। मेरी बात नहीं, हॉस्पिटल के चौराहे पे जाम कर दिया है। हम किसी भी मरीज को अंदर नहीं आने देंगे, हम किसी भी मरीज को बाहर नहीं आने देंगे जब तक विद्युत आपूर्ति सही से नहीं की जाएगी, है ना? तब तक हम मरीजों का आना जाना रोक देंगे। चक्का जाम कर दिया तुमने, मेरी बात सुन भाई? अरे तुम तो परेशानी में हो ही, क्या अन्य लोगों की भी परेशानी बढ़ जाएगी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुम में से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो रही होगी, तुम बहुत सारे बस्ती के लोग जाने वाले, मतलब समझ रहा हो ना? तबीयत खराब हो रही होगी, तबीयत सीरियस हो रही होगी, है ना? या अंदर अटक जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, वहीं पर फंसे रह जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या तुम्हारे अधिकारों की पूर्ति के लिए उन सबके अधिकारों को जीरो कर दें? जो लोग ज्यादा, जिनकी संख्या ज्यादा, उनके अधिकार भी ज्यादा, जिनकी संख्या कम, उनके अधिकार भी कम। यह गवर्नमेंट का या न्यायालय का एक फिलॉसफी। अब संख्या कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सब कोई निश्चित आंकड़ा नहीं, लेकिन लेट सपोज तुम 20 लोग परेशान हो, है ना, तो उसकी वजह से हजारों लोग को परेशान नहीं कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? जिनकी संख्या ज्यादा, उनके अधिकारों का महत्व ज्यादा, जिनकी संख्या कम, उनके अधिकारों का, सॉरी टू से लेकिन ऐसा ही है, उनके अधिकारों का महत्व कम। क्या मेरी बात क्लियर है? वह भी न्यूनतम अधिकारों की बात नहीं हो रही है। आपकी समस्या करवाइए, रजिस्टर करवाइए, बात करिए, लेकिन अगर आप चक्का जाम कर देंगे तो दूसरों की जनता, दूसरों का अधिकार बाकी हो जाएगा ना। उनके पास भी तो हॉस्पिटल जाने का अधिकार है, स्वस्थ जीवन जीने का उनका भी तो अधिकार है, अच्छा जीवन जीने का अधिकार है कि नहीं उनके पास, है ना? अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए? अरे बोलो। कोरोना के टाइम में क्या हुआ, इसे बिठा दूं, कुछ नोट्स बनाते रहा करो रफ में, जो लिखवाता हूँ, ताकि रिवाइज करने में आसानी होगी। बनाते हुए लिखते से भूल आती है। कोरोना के टाइम पे एक परेशानी हो गई। क्या परेशानी होगी? लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद जो नर्स, जो डॉक्टर यहाँ पर अटके हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो यहीं पर अटके रह जाएंगे भाई। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। मेरी बात सुना, सीधे घर नहीं जा पा रहे हैं, या अपने गांव जाना चाहते हैं वापस से अपने माँ बाबू जी के पास, लेकिन लॉकडाउन लग गया, अब हॉस्पिटल कैंपस नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? लेट अस सपोज आप हैं बहुत अच्छे डॉक्टर, प्रतिभाशाली डॉक्टर, आपको समझ में आता है कि इस समय देश को, नागरिकों को, बस्ती को मेरी जरूरत है। मेरी बात सुन रही? आप जाने की कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल। क्या मेरी बात क्लियर है? देखेंगे वहां पर साफ सफाई है कि नहीं, कोरोना के मरीज का सही इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे बोलो, मेरी बात सुन रही है? तो आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके भी क्या है दो, अरे बोलो, चुन्नू मुन्नू। मेरी बात सुन रही? चुन्नू मुन्नू बोल रहे हैं पिताजी अगर आप जाएंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा, कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। मेरी बात सुन रही? अरे बोलो, है ना? अगर आपको हो गई फिर हमें भी हो जाएगी, या आपको कुछ हो गया तो हमारा खाना पीना कौन देखेगा? क्या मेरी बात क्लियर है? डॉक्टर साहब ने ये परेशानी अपने जिले के डीएम को बताई, आपको बता दी, चले सपोज। अच्छा, आपको डॉक्टर बनाइए, चलो कोई बात, ठीक है, अब डीएम बदल देते। आप डीएम, आपके ये परेशानी बता दी आपको कि भैया ऐसा है, मेरे घर में बच्चे हैं भैया, मैं वापस आऊंगा तो इन्हें बीमारी हो जाएगी फिर। क्या मेरी बात क्लियर है? या फिर मुझे कुछ हो जाएगा और इनका कोई देख रेख नहीं करेगा तो फिर इनके साथ बुरा हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या दो मासूम चेहरे में दिख रहे हैं? अरे बोलो, क्या इन्हें छोड़ के जाने का मन करेगा? डीएम से ऐसा बोलोगे तो डीएम बोलेगा भैया वो बात सही है, आपकी स्वतंत्रता है, मेरी बात सुनाई, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी कम लोग की है, ज्यादा लोग की है? ज्यादा लोग की है। इनके पास भी तो जीवन जीने का अधिकार है। अरे बोलो, मेरी बात सुनाई? और यह कई लोग हैं, या एक दो तीन लोग नहीं है, या कई लोग हैं जो आप पर निर्भर कर रहे हैं इलाज के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? या कई लोग हैं जो समुचित चिकित्सा के लिए आप पर निर्भर कर रहे हैं।
तो क्या डीएम या सरकार डॉक्टर को बाध्य कर सकती है भैया जाओ? यस सर, कर सकते नहीं कर सकती है? कर सकती है। Yes, sir. तो कहाँ रहेगी स्वतंत्रता? नहीं रह गई, इसीलिए तो पूर्ण नहीं है। यस सर, अरे बोलो, यस सर, नहीं समझ पाए बात? यस सर, समझ गया ना? Yes, sir. एकदम समझ में आ गया। ठीक है, लेट अस सपोज तुम रेलवे के एम्प्लॉय हो, धक्का देके गाड़ी चलवाते हो, धक्का देके गाड़ी चला रहे हो, बता रहा हूँ, तुमने कर दी स्ट्राइक। मेरी बात सुन रही? तुम्हारी स्ट्राइक की वजह से देश में आना जाना रुक गया, यातायात रुक गया, लोगों का आना जाना, मरीजों का आना जाना, सामान का आना जाना, ट्रेड व्यापार सब रुक गया। क्या मेरी बात क्लियर है? देश की इकोनॉमी जा रही है नीचे, देश में सामान नहीं आ रहा है, मार्केट नीचे जा रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. और ना केवल तुमने रेलगाड़ी को रोका, तुम तो ट्रैक रोकोगे ना। ऐसा थोड़ा ना बगल से रेलगाड़ी से निकल जाएगी, समझ रहे हो ना? अरे रोड नहीं है, वो रेलगाड़ी का ट्रैक होता, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर, यस, ऐसा नहीं है कि हवा से साइड कट के निकल ले, मोटरसाइकिल की तरह नहीं हो सकता उसमें, वो ट्रैक पे ही जाएगी। तुमने ट्रैक पे चक्का जाम कर दिया है, स्ट्राइक कर दिया रेलवे में, या तुम रेलवे में एम्प्लॉई हो, तुमने ऐसे स्ट्राइक कर। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अब इतने लोग की स्वतंत्रता जो इसमें जा रहे थे या जाने वाले थे वह बाधित हो रही है। तो क्या गवर्नमेंट तुम्हें फोर्स कर सकती है, बाध्य कर सकती है? Yes, sir. कर सकती है। एकदम कर सकती है, किया हुआ है, यस सर, इमरजेंसी के टाइम पर किया हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर? रेलवे स्ट्राइक हुई थी उसके पहले, यस सर, और गवर्नमेंट ने फोर्सफुली आर्मी का इस्तेमाल करके दोबारा से रेलवे स्ट्राइक कैंसिल कराई और जबरदस्ती लोगों को भेजा काम करने के लिए। मेरी बात सुन रही? वो लोग बोल रहे कहाँ मेरी स्वतंत्रता, कहाँ है स्वतंत्रता? तो गवर्नमेंट याद दिला रही है आपको उतनी स्वतंत्रता है जिससे दूसरों की स्वतंत्रता बाधित ना हो। आपकी स्वतंत्रता की वजह से दूसरों की स्वतंत्रता बाधित हो रही है, दूसरे के अधिकार छीने जा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? और ऐसा नहीं होने देंगे, आप तो कुछ है, लोग बहुत ज्यादा हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, अरे बोलो। Yes, यस सर, तो जब ऐसा होता है कि कुछ लोग और कई लोगों के बीच में, है ना, अधिकारों को लेकर क्लैश हो रहा है या स्वतंत्रता को लेकर क्लैश हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो हमेशा जो पलड़ा होता है वो जिनकी संख्या ज्यादा है उनकी ओर झुका हुआ पाया जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर हो कि नहीं क्लियर होता? हुआ, एकदम हो गया। आपकी स्वतंत्रता है, सही बात है, आप भी कही हो, सही बात है, लेकिन आपकी वजह से, आप 50 लोगों की वजह से 500 लोगों की लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो फिर गवर्नमेंट यह बात बोलकर कि आप पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, क्या मेरी बात क्लियर है? आप शांति व्यवस्था भंग कर रहे हो, या बोलकर आपको दोबारा से काम पर लौटा सकती है या अरेस्ट कर सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कहाँ रह गई पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? नहीं रह गई। पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, सीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। आपका धर्म आपको निर्देश देता है नेटवर्क मार्केटिंग की तरह, नेटवर्क चेन सुनो, चेन मार्केटिंग। यस सर, 5 मेंबर लाओ, 5 मेंबर और जोड़ो। वो तो सुना है कि नहीं सुना है? लड़कों लोगों ने सुना, लड़कों ने नहीं सुना? एक कंपनी चलती है आजकल नेटवर्क मार्केटिंग, उसे बोलता है 5 लोगों को और जोड़ो, 5 लोगों को और जोड़ो, फिर वो लोग जो बेचेंगे उसका कुछ फायदा तुम्हें भी हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग से बोलते हैं, है ना? एमवे और आरसीएम पता नहीं कौन कौन संस्थाएं चलाती हैं। मेरी बात सुन रही? जिसमें आप लोगों को और जोड़ना होता है। फिलहाल ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग, लेट अस सपोज मैंने एक धर्म क्रिएट किया है, सपोज करते मैंने एक धर्म क्रिएट किया, मैंने बोला ऐसे 5 लोग को और जोड़ो, है ना? जितने 5 लोग को 5 नहीं है और जोड़ोगे उतना मैं तुम्हें फायदा देता रहूँगा, जो उनसे चढ़ावा आएगा उसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे दूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं समझ में बात? Yes, sir. अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का हथकंडा अपना लिया। मैंने बोला विभिन्न धर्मों के 5-5 लोग ले आओ, जो ले आएगा, जो मेरे पास चढ़ावा आएगा उसका एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? यस सर, समझ रहे हो? ऐसे में आप जबरदस्ती पकड़ के लोग को लाने लगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, अरे बोलो। यस सर, तो क्या उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है? यस सर, अगर जबरदस्ती पैक कर रहे हो, जबरदस्ती लोगों को उठा ले रहे हो, समझ रहे हो ना, किडनैप करके उनका धर्म चेंज करवा दे रहे हो, तो क्या उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है? यस सर, क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, मैं तो अपना धर्म प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तो बोलूंगा मैं तो अपना धर्म प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे धर्म में लिखा हुआ है, ये है मेरी किताब, ये धर्म मैंने खुद लिखा है, मैं ही हूँ अवतार, मैंने अपना खुद ग्रंथ लिखा, खुद धर्म बनाया। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे धर्म का नाम है पॉलिटिकल साइंस। क्या मेरी बात ऐसे कोई धर्म का Yes, sir. बना लेंगे? ठीक है। और मेरे किताब का नाम है रश्मि, रश्मिकांत। यस सर, समझे?
अरे बोलो, इस धर्म को ज्वाइन करो, जितने ज्यादा लोग ज्वाइन करोगे अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती सबको ज्वाइन करवा रहा हूँ। अरे बोलो मेरी बात समझ आ गई? तो मेरी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता तो है, लेकिन दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता जा रही है मेरी वजह से। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं सर, मैं बात तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए 4-5 लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता चली जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं अपने उपासना, अपने धर्म को लेकर कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा धर्म बोलता है दोनों हाथ में, दोनों पैरों में ऐसे ऐसे तलवार मारते पक्के पर निकलो। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मेरी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हो सकता है 20-30 लोग घायल हो जाए, 4-5 लोग शहीद हो जाए। नहीं समझे बात? मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मैं तो बोलूंगा कि भाई मुझे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन मेरी धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से क्या उनका राइट टू लाइफ, उनका जीवन जीने का अधिकार चला जाएगा? नहीं जाएगा। उनकी संख्या ज्यादा है। आपके अधिकार तभी तक आप, या तभी तक उतने ही स्वतंत्र हैं आप जहां आप दूसरों की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना करें। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया बात? आगे देखो, आगे देखो, हालांकि स्वतंत्रता का यह अध्याय नहीं है, हालांकि स्वतंत्रता का यह अभिप्राय नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को मनमाने रूप से कुछ भी करने का अधिकार है। हालांकि स्वतंत्रता का यह अभिप्राय नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को मनमाने ढंग से कुछ भी करने का अधिकार है। यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग संविधान में उल्लिखित सीमाओं के अंतर्गत ही किया जा सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग संविधान में उल्लिखित सीमाओं के अंतर्गत ही किया जा सकता है। आगे लिखिएगा, संक्षेप में कॉमा प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रताएं एवं मूल अधिकार, ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में, एवं मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष नहीं है मतलब क्या? सापेक्ष, किसी के कंपैरिजन में, किसी की तुलना। मेरी बात में निरपेक्ष नहीं है मतलब सापेक्ष है। ठीक है सर, निरपेक्ष मतलब वही पूर्ण वाली बात है कि पूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल गई। मेरी बात समझ, आपको उतनी स्वतंत्रता है जितना कि बाकियों की स्वतंत्रता को ध्वस्त ना कर दो। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता को दुरुपयोग करते हुए दूसरों की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना है, इतनी ही स्वतंत्रता है। चलो सर, मैं आगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? निरपेक्ष की वजह से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार चेक कर, क्लियर हो गया जो लिखा है? ठीक है, आगे लिखोगे इसी में, प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता,
समता और बंधुता को फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से ग्रहण किया गया है, को फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से ग्रहण किया गया। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है नहीं ना? अरे दिक्कत है हाँ जैसे कि इस संविधान में उल्लेखित है कि इन क्रांतियों से या फिर उनका अनुच्छेद से लिया गया है, उल्लेखित नहीं है, जैसे जो इसमें लिखा गया कि उल्लेखित है, या सही है या गलत? क्योंकि लोग इस पे डिबेट करने लगते हैं कि नहीं ये भारत का नहीं, ये बाहर का है, या बाहर का संविधान नहीं। ये तो ये पूरे विश्व में यहीं से लिया गया है। पूरे विश्व को स्वतंत्रता, समता और बंधुता का पाठ पढ़ाने वाले लोग कौन है? फ्रांसीसी। बहुत सिंपल सी बात, फ्रांस की क्रांति ना होती तो पूरे विश्व में ना आता। पूरे विश्व में डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले कौन लोग हैं? ब्रिटिशर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? पूरे विश्व में संसदीय प्रणाली, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, नागरिकों के अधिकार का पाठ पढ़ाने वाले लोग कौन है? ब्रिटिशर्स। और पूरे विश्व में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का पाठ पढ़ाने वाले कौन लोग हैं? फ्रांसीसी। हमने पहली बार इस बारे में बात की, बाकी सारे देशों में उन्हीं के आदर्शों को कॉपी किया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई इफ बट नहीं है। उसके पहले हम समता की बात ही नहीं करते थे। कहीं देखा है कि कहीं लिखा हुआ है अशोक ने एक बार लिखा था सभी नागरिक हमारे लिए समान, बाकी किसी ने कभी बोला नहीं। और अशोक ने लिखा था पता नहीं कितना प्रैक्टिस हुआ, हमें नहीं पता। क्या मेरी बात क्लियर है? बाकी कभी ऐसा नहीं हुआ है, बाकी कभी ऐसा नहीं हुआ है। और अशोक ने भी ये कहा, सपोज कहा ही, तो क्या उसने खुद भी ऐसा फॉलो किया? नहीं। करने में कितने लोग की हत्या हुई थी? 1 लाख, बहुत ज्यादा। क्या अशोक ने खुद को गुनाहगार के रूप में, है ना, किसी जुडिशरी के सामने प्रस्तुत किया? नहीं किया। कलिंग के लोगों को ऐसा बोलते हैं, कलिंग के लोगों को बाद में भी गुलाम बनाए रखा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? उनसे सेवाएं ली, राज्य की सेवाएं ली। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वो चाहे कितने भी महान रूलर रहे हों, बहुत सिंपल सी बात, पहले के कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग थे। चाहे कितने भी महान रूलर रहे, चाहे कितने भी बड़े रूलर रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम देखते हैं कि लोगों में समानता, समता की बात हो रही है, लोगों में बंधुता की बात हो रही है, और लोगों में कुछ लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात हो रही है। यह सब फ्रांसीसी क्रांति के बाद की चीज़ है। मेरी बात समझ आई? उसके पहले इन सब के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई कभी। हमारे यहाँ एक चीज़ के बारे में बात हुई थी, ये मैं समझा रहा हूँ। हमारे यहाँ का बोल सकते हो कि हमारे यहाँ का वो फीचर है गणतंत्र। यस सर। मेरी बात समझ? हमारे यहाँ बच्ची संघ, नाम सुना है बच्ची? सुना है? बच्ची महासंघ, महाजनपद में पढ़ा हो तो महाजनपदों में से कुछ जनपद, कुछ संघ ऐसे थे जो कि गणतांत्रिक व्यवस्था को ऐसा बोलते हैं, फॉलो कर रहे हैं। उसमें भी हमें एकदम श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक दूसरे का लिखा मिलता है। क्या मेरी बात क्लियर है? एनसीईआरटी में लिखा उसने नहीं, एनसीईआरटी वाले ने जहाँ से पढ़ के लिखा उसकी बात बता रहा हूँ। एक दो जगह लिखा मिलता है, इसलिए हमें बोल सकते हैं कि गणतांत्रिक व्यवस्था शायद हमारे यहाँ फॉलो हो रही थी। वो भी हम एकदम कन्फर्म से नहीं बोलते, बोलते शायद। क्या मेरी बात क्लियर है? इस बात के ठीक ठाक लिखित, है ना, कुछ अवशेष है जिसके आधार पर बोल सकते हैं कि शायद गणतांत्रिक व्यवस्था कुछ एक संघों में फॉलो हो रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन लोकतांत्रिक या समता, बंधुत्व, तो ये सब वही है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लास पूरा डिवाइडेड था, है ना, हिंदू धर्म डिवाइडेड था, हर तरह के लोग थे। क्या मेरी बात क्लियर है? देव दस्यु शायद सुना ही होगा तुम लोगों ने, है ना। तो हर तरह से डिवीजन थे, तो कहाँ एकता थी, कहाँ समता थी? क्या दस्यु लोगों के लिए वही अधिकार थे? क्या दास लोगों के लिए वही अधिकार थे? नहीं थे। बहुत सिंपल सी बात है। तो समता कहाँ से आ गई? बंधुता थी ही नहीं, तभी तो इस तरह से क्लास डिवाइडेड, सोसाइटी डिवाइडेड थी, समाज डिवाइडेड था। क्या मेरी बात क्लियर है? यह सब आदर्श जो है वो हमने फ्रांसीसी क्रांति से ही लिए, हमने नहीं, पूरे विश्व ने वहीं से लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि अमेरिकी क्रांति भी फ्रांसीसी क्रांति के पहले हुई है, लेकिन अगर उनके बारे में पूछा जाए तो उन्होंने भी फ्रांस के ही लोगों से
फ्रांस के ही फिलोसफर्स से ये सब सीखा। फ्रांस में एक से एक फिलोसफर्स रहे, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, है ना, डिड्रो, बहुत सारे फिलोसफर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? जिसके वजह से अमेरिका के लोगों ने उन्हें पढ़ा और सीखा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं है? वो तो जब इतिहास पढ़ना तो पढ़ना, अभी इतना समझ में आ गया। गणतंत्र के मामले में कुछ कह सकते हो कि कुछ शायद गणतांत्रिक अंश हमारे यहाँ पहले से ही विद्यमान था, लेकिन लोकतंत्र, समता, समता, बंधुता, ये सब हमने बाहर के देशों से ही सीखा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कौन से, अब जो हमने बात की, इस बात के लिए, है ना, कुछ अनुच्छेद भी हम लिखेंगे। लिखोगे कौन कौन से अनुच्छेद है जो स्वतंत्रता की बात करते? लिखो अनुच्छेद 19, केवल अनुच्छेद लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है? अनुच्छेद 19 कॉमा अनुच्छेद 25 से लेकर 28, 25-28, 25 से लेकर 28, ठीक है? नागरिकों को मिली स्वतंत्रता की बात करते हैं, बस इतना सा लिखो। नागरिकों को मिली स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है? और चीजों को कुछ चीजें छोड़ेंगे ना, मूल अधिकार में कुछ चीजें पढ़ेंगे, इसे नहीं पढ़ेंगे। कुछ मूल अधिकार नहीं छोड़े जाए, इससे काफी कुछ बता दिया है, लेकिन कुछ चीजें तो मूल अधिकार को रहेगी ना, उसको पढ़ना पड़ेगा। आगे हो गए समता। सेकंड पॉइंट कौन सा है? स्वतंत्रता हो गया ना? सेकंड पॉइंट कौन सा? समता। हो गए समता। क्या बात है समता? बताया हुआ है क्लास में? नहीं बताया हुआ है? ठीक है? चाहे न्याय का मामला हो, सार्वजनिक मामला हो, कराधान हो, ठीक है, चाहे नियोजन संबंधी मामला हो, किसी भी तरह का कार्य हो जो राज्य के द्वारा किया जाता है, उसमें राज्य सब नागरिकों को एक समान देखेगा और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कहीं ना कहीं समता, सामाजिक न्याय को लाने का ही एक यंत्र। यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? कहीं ना कहीं समता, सामाजिक न्याय को लाने का ही, उसकी स्थापना का ही एक यंत्र। याद है सामाजिक न्याय? अरे बोलो। सर। याद है ना सामाजिक न्याय क्या बोले थे? कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर भेदभाव है, अगर लोगों में अलगाव है, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि इस इनइक्वालिटी को, इस भेदभाव को कम से कम करें। क्या मेरी बात क्लियर है? लोगों में अगर किसी तरह का सामाजिक अंतर है, सामाजिक भेदभाव है, तो यह राज्य की जिम्मेदारी है कि इस अंतर को किसी तरह से कम करें। क्या मेरी बात समझ आ गई? आगे नोट करते हैं, नोट करो समता, नोट करेंगे, बस ये तो पढ़ा हुआ है। देखो समता का अभिप्राय है कि न्याय, कराधान, न्याय, कराधान, सार्वजनिक पद, एवं नियोजन, के संबंध में सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। एक समान व्यवहार किया जाएगा। इसके अंतर्गत समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार के
विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। एक्सेप्शन अपवाद स्वरूप क्या हो सकता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, है ना? क्या मेरी बात क्लियर है? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, है ना, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान गवर्नमेंट कर सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करोगे? अपवाद डैश लिख लो। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्गों आदि के लिए। आदि क्यों लिखा पता है? क्योंकि अभी भी इसमें कुछ और लोग भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुजुर्ग लोग हो गए, मेरी बात सुन रहे? अरे बोलो। Yes, sir. जैसे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, है ना, ऐसे लोग जो दूसरे पर निर्भर है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान गवर्नमेंट कर सकती है। लिखोगे क्या लिखा? अन्य पिछड़े वर्ग आदि, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला अन्य पिछड़े वर्ग एवं अन्य पिछड़े वर्ग आदि लिखो बस, सर है ना? पिछड़े वर्ग के संदर्भ में अनुसूचित जाति और जनजाति आती है ना? पिछड़े वर्ग स्टेट के अनुसार भी दिया जाता है। ओबीसी आती है ना? ओबीसी आता है, अन्य पिछड़े वर्ग जो है उसमें ओबीसी भी आते हैं, तो वो स्टेट के अनुसार है। कुछ पूछा है? स्टेट के अनुसार दिया, ठीक है? सर ईडब्ल्यूएस कहाँ आता है सर? ईडब्ल्यूएस भी पिछड़ा वर्ग है, ठीक है? एक नई क्लास अब देखी जा रही है, एसईबीसी बोलते हैं। जैसे अभी शायद इस पर 103वां जो अमेंडमेंट है, 104वां, है ना, वो इसी पर आया है। एसईबीसी, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, सर सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े। तो इसमें दोनों चीजें आती हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए लोग आते हैं और आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए लोग आते हैं। दोनों का वर्गीकरण है। मेरी बात से दोनों को लेकर चलना, ऐसा नहीं कि सामाजिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन्हें लेके चले, या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं सामाजिक रूप से नहीं पिछड़े हैं तो उन्हें भी इसमें लेना। क्या मेरी बात क्लियर है? क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल। अब ये सब चीजें आज ही पूछोगे, ये सब चीजें अभी पढ़ना, अभी आगे पढ़ना। ये बस हल्का सा डिक्शनरी हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं ना, अभी ये सब चीजें अभी आगे आएगी। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर ये होता है कि अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग के हैं लेकिन अगर आपकी आय 8 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा है ना, तो एक ऐसी लेयर है क्रीमी लेयर, यानी कि आप है तो पिछड़े वर्ग के लेकिन आप आर्थिक रूप से देखा जाए तो पिछड़े वर्ग का निर्भर नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसलिए क्रीमी लेयर बनाई गई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपनी कास्ट का, अपनी जाति का अनुचित फायदा ले ले, और अगर वह फायदा बार बार लेते रहेंगे तो जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, जो उन्हीं के समाज में नीचे पे लोग हैं, वो कभी भी ऊपर नहीं आता। इसीलिए क्रीमी लेयर बनाई कि जो ऊपर के लोग हैं, है ना, जिनकी अच्छी आय है, जिनकी अच्छी इनकम है, उन्हें इस तरह के आरक्षण का फायदा ना मिले। क्या बात क्लियर है? अब शुरू हो गए। देखो 1 से 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन तक बता दीजिए रिजर्वेशन कितना परसेंट है? एसईबीसी 27 ओबीसी के लिए है ना, और 1/3 ओवरऑल है। इस हिसाब से 53% होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि कभी भी रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं हो सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी पोस्ट के लिए जो रिजर्वेशन आता है वो 50% का आता है, इससे ऊपर का आ नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो जिसके बारे में अलग अलग पद के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वैकेंसी ही नहीं आई, समझ रहा हो ना, या केवल ऐसे योग्य ही लोग ही नहीं मिले बाई चांस किसी कास्ट में, तो फिर उन्हीं की वैकेंसी आ रही है, तो उसमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं होगा, उसमें पूरी की पूरी वैकेंसी पिछड़े वर्ग के लोग के लिए गई।
नहीं समझे बात? यस सर, यस। जहाँ पर जॉब फुलफिल नहीं हुई, जो पद खाली रह गए, अब वो अगर भरे जा रहे होंगे तो फिर वो है ना सारे के सारे पद जो हैं वो पिछड़े वर्ग के लिए ही आएंगे या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आएंगे अगर उनकी वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई। नहीं समझ पाए बात? Yes, sir, मुझे- मैंने ये बोला सपोज बहुत सारे विभाग है, डाक विभाग है, उसमें है ना अनुसूचित जाति के 2 लोग का और एडमिशन होना चाहिए था, 2 पद होने चाहिए थे, लेकिन वो लोग बाई चांस नहीं आ पाए, है ना। उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया लेकिन न्यूनतम मार्क देखेगा कि उनके अंदर नहीं थी, उनका कोई पेपर गलत था या कुछ था या एज में कुछ गड़बड़ हो गया यस सर, या वो लोग जॉब नहीं कर रहे थे, कुछ और रहा हो, कुछ और रीजन। यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उस तरह से 2 पद खाली रह गए, किसी और विभाग में 4 पद खाली है, किसी और विभाग में 6 पद खाली है, तो ऐसे में सरकार इन्हें जोड़कर अलग से वैकेंसी निकाल सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? इनके उसमें आरक्षण की मांग नहीं होती। नहीं होती, समझ लो। वो उन्हीं के लिए ही है, तो क्या आरक्षण क्या ना आरक्षण, वो सब चीज आरक्षण ही है, समझ रहा? तो वो अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, वो ऐसे नहीं बात कर सकते उस बारे में। अगर मैं एक बार ऐसे बोलूँ है ना, फिर वो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में कुछ इस तरह का भी रहता है कि राजस्थान सरकार में शायद 53% से 70% या 60% कुछ पहुंच गया था, या बिहार की सरकार में 60-65% पहुंचा हुआ था रिजर्वेशन किसी तरह से। मेरी बात सुन रहे हैं? तो अलग अलग जगह का अलग अलग सामान्यकरण ऐसे एक किसी एक बात से नहीं हो सकता। देखो एक बात ये समझनी पड़ेगी, राज्य सरकार अगर किसी पद के लिए निकाल रही है, देखो काम की आवाज क्लियर नहीं हो पाएगा क्या? राज्य सरकार ने सपोज पद निकाल रही है, लेकिन इस राज्य में 75% लोग पिछड़े हुए, पिछड़े वर्ग के 75% लोग हैं, आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए 75% के लोग हैं। मेरी बात सुन रहे? तो क्या 75% रिजर्वेशन इन्हीं पद के लिए क्या इन लोगों का नहीं करना चाहिए? करते ही गवर्नमेंट, राज्य सरकार ये सब चीजें कंसिडर करती है कि हमारे भाई 75%, हमारे 60% लोग हैं, हमारे 30% 40% आदिवासी हैं, 30-40% पिछड़ी हुई महिलाएं हैं जिनकी शैक्षिक अर्थाएं नहीं ठीक से कंप्लीट है, कुछ और भी दिक्कतें रहते सब। क्या मेरी बात क्लियर है? या 10% अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना, समझ लो ना, आदिवासी भी अलग अलग तरह के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी अलग अलग तरह के हैं, एक ही में नहीं काउंट होते हैं, इसमें भी, तो उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया। कुछ ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जिन्होंने आज तक ना न्यायालय देखा ना कुछ देखा। क्या मेरी बात क्लियर है? उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है, ठीक है। फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो अगर ओवरऑल रिजर्वेशन कभी कभी राज्य सरकार ज़्यादा ले जा रही होती है, तो कई बार क्या करते हैं अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि रिजर्वेशन सामान्यतः है ना 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? समझ गए? तो अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग प्रावधान भी, उसके बाद हम डीप में नहीं जा रहे, बस इतना सा। अभी ये सब मुद्दा चलता ही रहता है, ये सब मुद्दा, ये सब तो रुकने वाला मुद्दा नहीं है। बिहार में कोई वैकेंसी निकलती है तो अक्सर न्यायालय जाती है, यूपी की वैकेंसी बहुत सारी न्यायालय जाती है, ठीक है। तो वो सब होता रहता है। इसका कोई निश्चित मैं बोल दूं कि नहीं इतना ही है, वैसा नहीं, ठीक है। क्या लिखा तुमने ये बताओ? हाँ अपवाद में सर अच्छा अपवाद लिखिए, आगे लिखोगे, आगे लिखोगे। समता की बात कर रहे हैं तुम लोग? देखो हमारे संविधान में इसी में लिखा जाए, हमारे संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 का उपयोग करके इस सिद्धांत को प्रभावी बनाया गया है। इस सिद्धांत को प्रभावी बनाया गया है। ठीक है। अब समता, वैसे तो हर तरह की समता होनी चाहिए, लेकिन प्रस्तावना में किन 2 चीजों की समता पर फोकस है? एक तो स्टेटस यानी कि प्रतिष्ठा की समता होनी चाहिए, और दूसरा समता क्या होना चाहिए? अवसरों की समानता। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबको समान रूप से अवसर प्रदान हो। नोट करोगे एक बात को,
देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या चीजें, प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में भी समता के 3 आयाम समता के 3 आयाम उपस्थित हैं। ठीक है, लिखोगे डैश के नागरिक, यानी कि नागरिकों के रूप में सबको समान होना चाहिए। नागरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक ठीक है। जैसे हमने अभी अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में बात की, तब सोच के बताना अनुच्छेद 14 से 18 किस तरह की समता के किस आयाम, सामाजिक न्याय, समता के किस आयाम, 3 आयाम लिखवाए ना, पढ़ तो लो एक बार। किस आयाम को मतलब समझो ना, समता के किस आयाम की बात कर रही है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। कहाँ आर्थिक न्याय हो रहा है बताओ? राजनीतिक न्याय इसमें कहाँ हो रहा है आर्थिक न्याय बताओ? समझने की कोशिश ज्यादा करो। समझ आ रहा है? 16 था। कहाँ 16 से आर्थिक न्याय हो रहा है? नहीं, ये थोड़ा ना कह रहा है कि सबको, ये कह रहा है भेदभाव नहीं करेगा, सबको नौकरी प्रदान कर दी क्या? आर्थिक न्याय नहीं, संसाधनों की पूर्ति के लिए 16। आर्थिक न्याय कैसे हो रहा है बताओ तो, ये तो पूछ रहा हूँ। कहाँ पर राजनीतिक न्याय बताओ कैसे, राजनीतिक न्याय कैसे हो रहा है? राजनीतिक न्याय में 14 से 18 में कहाँ से राजनीतिक न्याय? नहीं है। नागरिकों की समता, ठीक है। यह समता के किस आयाम की बात करता है? नागरिक के तौर पर आप जो है सब बराबर। यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? नागरिक के तौर पर राज्य आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो नागरिकता के आयाम की समता अनुच्छेद 14 से 18। क्या मेरी बात क्लियर है? राजनीतिक समता बता चुका हूं पहले भी। यस सर। 325 और 326 नोट करो। राजनीतिक समता, एवं 326 अनुच्छेद। चल अब बताओ आर्थिक समता। सर 46, 39। ठीक है, वेरी गुड। किसमें किसका भाग है? सर ये डीपीएसपी का। हाँ, डीपीएस लिखोगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और बताओ और कुछ आर्थिक समता के लिए सोचो, ये दिमाग लगाओ। रोजगार का हाँ? रोजगार का जो अधिकार है वो भी है उसमें। अच्छा, इसमें और कुछ याद है? राजनीति सिद्धांत में कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद कौन सा? वाह, सारे के सारे आर्थिक समता नाम है। कौन सा था क्या? कौन सा अनुच्छेद आर्थिक समता के लिए? 39 ए, 39 बी। क्या मेरी बात समझ आई? 39 अनुच्छेद 39 आर्थिक समता लाता है। नोट करोगे? देखो अनुच्छेद 39 लिख लो इसके बारे में एक चीज। देखो
महिला तथा पुरुष को, महिला तथा पुरुष को, महिला तथा पुरुष को लिख दूं मैं? लिख दो महिला पुरुष, लिख लो। चलो, गुड। महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करता है या करते हैं। अब मैं ये बोलूंगा कि दिमाग लाओ, आज के लिए लाओ। ऐसा तो नहीं कि बारिश में भीगना चाहे, इसलिए घर पे उतार के रख दिया कि आज बाबू मत जाओ, है ना? दिमाग पहन कर आयो कि नहीं आयो? बोलो, दिमाग पहन के आयो? अरे बोलो, वास्तव रखिए। बस रख के निकालेंगे। अब बताओ सोच समझ के। अनुच्छेद 16 किसके लिए होगा? ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी के लिए? बी के लिए। सोच लो, पूरा गहरी सांस लो पहले, 1 मिनट का समय लो पहले, देख सकते पूरा गहरी सांस लो। सर बी के लिए हमारा बी। अनुच्छेद 16, अरे तुमने तो बोला था एक ऑप्शन है डी। नहीं सर बी हमारा सही है। तुम्हारा कहाँ से? तुमने आर्टिसन का, तुमने आर्थिक अरे सर हम चेंज कर लिए अपना वो। चेंज कर, सर बी। ठीक है, बताओ बी। सोच लो पहले, मैं कोई जबरदस्ती नहीं, सोच लो, पूरा समय लो। अनुच्छेद 16 किस बारे में है? राज्य रोजगार देते वक्त किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, भाषा, जाति, धर्म वगैरह 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 का भेदभाव नहीं करेगा। समझ में आ गया? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, अब सोच के बताओ, आर्थिक समता या आर्थिक न्याय? बहुत सोचना। आर्थिक न्याय। पक्का? यस सर, क्योंकि आर्थिक क्षमता में इकोनॉमिकल कंडीशन पर जितना संघ आगे क्यों? संघ आगे क्यों? यस सर। क्योंकि आर्थिक समता को समान बनाना। यस सर। अरे समान बना, किसी के पास अर्हताएं नहीं है तो राज्य ने जबरदस्ती अर्हता दे देगा? नहीं देगा ना। आर्थिक न्याय की भावना प्रेषित करता है। क्या मेरे पास क्लियर है? नहीं समझे बात? अगर सेम पोजीशन पे पुरुष स्त्री काम करे, दो अलग अलग जातियों वाले काम करें, दो अलग अलग धर्मों वाले काम करें, दो अलग अलग भाषाओं वाले काम करें, समझ रहे हो ना? तो क्या उनका पैसा, उनका वेतन अलग अलग होना चाहिए? एक ही तरह का होना चाहिए? एक ही तरह का होना चाहिए। क्या मेरी बात सुनाई? नहीं समझे बात? Yes, sir. क्या है आर्थिक समता? यस सर। समझ आ गया? चलो आगे नोट करोगे बंधुता। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, बंधुता। खत्म करवा दे आगे से भाई, है ना? लास्ट पॉइंट है बंधुता। उसके बाद कुछ बंधुता क्या होती है? बंधुता भाईचारे में क्या अंतर है? एकता और अखंडता में क्या अंतर होता है? बताओ सलोनी। अरे एक ही रहना तो होता है नहीं? बताओ भाई, क्या अंतर होता है एकता अखंडता में? एक ही चीज होती है। अगर एक ही चीज होती है तो दोनों शब्दों का उपयोग किया कर रहे हैं। आप नहीं बोलेंगे, बाकी लोग बोलेंगे। बाकी लोग दिमाग लगाओ, एकता अखंडता क्यों, क्या अंतर होता है? अगर दोनों शब्द समान भावना प्रेषित कर रहे हैं तो दोनों का उपयोग करने की आवश्यकता क्या है? सर घर का नाम क्या तुम्हारा? कोई ऐसा है घर का नाम जोड़ दो? क्या नाम है? हाँ लल्लन। कल्लू बताओ। अरे चलो कोई बात नहीं। कहाँ का क्या है? क्या नाम बताओ? ऐसे कहाँ से? कौन से दो नाम है तुम्हारे? सर घर का राज नाम। और यहाँ क्या नाम है? विवेक सक्सेना। अरे घर का भी एक ही नाम बताओ ना, विवेक राज। ठीक है, चलो
पूरा नाम बता, यहाँ का पूरा नाम घर का बस आ जाओ। विवेक, अगर मैं कहता हूँ मैं बुला रहा हूँ इन्हें लगने से कुछ बुला रहा हूँ, तो मैं कहने बोलूँगा विवेक और राज आओ इधर, नहीं सर। विवेक और राज इधर आओ, ऐसे बोलूँगा कि या तो विवेक बोलूँ तो राज बोल लूँ, या विवेक कॉमा राज बोलूँगा, एक ही नाम से बुलाऊंगा ना। तो ये कौन सा भाग खा के लोग लिखे हुए, एकता अखंडता, डिफरेंस होगा हाँ अंतर होगा। तो क्या अंतर है, जो पूछ रहा हूँ। अगर एक ही भावना प्रेषित करने वाले दो शब्द होते तो अगर वो क्यों लगाए जाते, समझ रहा हो ना। अगर एक ही भावना व्यक्त करने वाले दो शब्द होते तो अगल बगल क्यों लगाए जाते, नहीं लगाए जाते। अखंडता और एकता में थोड़ा सा अंतर। अखंडता मतलब होता है, अखंडता मतलब होता है क्या, बोलना है, बोलना है, हाँ बोलो बोलो। सर एकता को पावर होता है जिससे ये समाज और राष्ट्र को जोड़ के रखता है। आज एकता हो तो तुम्हारा देश भी आजाद ना होता। हैं? आज एकता हो तो तुम्हारा देश भी आजाद ना होता। अखंडता होती तो अलग, हाँ बोलो। अखंडता में पावर नहीं, अखंडता मतलब नहीं सही नहीं, आपका सही, बैठो, बहुत अच्छा प्रयास, वेरी गुड। सुन लो मेरी बात, अखंडता यानी कि अलग अलग लोग भी एक फील करें यह भाव, इसे बोलते हैं अखंडता। क्या मेरी बात क्लियर है। देश बहुत सारी जातियों में, बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारी सभ्यताओं में, बहुत सारी संस्कृति में, बहुत सारे वर्णों में, बहुत सारी नस्लों में टूटा हुआ है, बटा हुआ है, बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ है। ऐसा देश, ऐसे अलग अलग लोग भी एक फील करें। क्या मेरी बात क्लियर है। इस भावना को जो लोग एक नहीं हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग फेस्टिवल प्रैक्टिस करते हैं, मेरी बात सुन भाई, अरे बोलो, ठीक है, वो सब भी एक फील करें, इस भावना को बोलते हैं अखंडता, है ना। अगर कोई अलग करना चाहे तो भी अलग ना होने दे, इस भावना को बोलते हैं अखंडता। क्या मेरी बात क्लियर है सर, नहीं समझे बात। यस सर। अखंडता यानी कि लिख लो कहीं भावनात्मक एकता, समझ आ गया। जहां भावनात्मक रूप से लोग एक हैं उसे बोलते हैं अखंडता। ये शब्द क्यों जोड़ा गया अलग से, या दिखाने के लिए। देखो ये शब्द किस समय जोड़ा गया, 12वीं संविधान संशोधन के समय क्यों जोड़ा गया, क्योंकि उस समय देश में अलगाववादी मांगे बढ़ रही थी, खालिस्तान की मांग बढ़ रही थी, नागालैंड में मूवमेंट चल रहा था। तो यह दिखाने के लिए कि देश के लोग दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, धर्मों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यह देश एक है, अखंड है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह भावना समझाने के लिए, समझ रहा हो ना, एकता के साथ एक और वर्ड जोड़ दिया गया, एकता एवं अखंडता। समझ में आ गया, एक तो समझ में आ गया। अब दूसरी ओर रुक करते हैं, भाईचारा और बंधुत्व, क्या अंतर। अगेन यही सेम अंतर। भाईचारा यानी कि लोग आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, समझ जाओ ना। एक धर्म के लोग, एक जाति के लोग, एक क्षेत्र के लोग, एक भाषा के लोग, एक संस्कृति के लोग, एक सभ्यता के लोग, एक नस्ल के लोग, एक वर्ग के लोग, समझ रहे हो ना, ये आपस में भाईचारा रखते ही रखते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है। लेकिन जहां पर अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, समझ रहे हो ना, अलग अलग सभ्यताओं से, या अलग अलग फेस्टिवल मनाने वाले, या अलग अलग ट्राइबल्स, ठीक है, वह भी एक फील करें, वह भी आपस में भाईचारे की भावना रखें। इस भावना को बोला गया बंधुत्व। क्या मेरी बात क्लियर है, नहीं समझे बात। यस सर। समझ गए। तो अगेन भावनात्मक भाईचारा, जहां कोई जरूरी नहीं है कि लोग एक दूसरे से एकदम, है ना, धर्म के आधार पर या किसी और आधार पर जुड़े रहे। हो सकता है हमने किसी केरला के निवासी को कभी ना देखा, मेरी बात सुन रहे, फिर भी क्योंकि वो भारत का भाग है, क्योंकि भारत का नागरिक है, इसलिए हम उससे एक फील करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है। हो सकता है पाकिस्तान में कोई निवासी अच्छा हो, लेकिन क्योंकि वह पाकिस्तान का भाग है इसलिए हम उससे एक नहीं फील करें। क्या मेरी बात क्लियर है। तो पूरा देश, भाई हमारे सामने एक आदमी आ गया, एक केरला का और एक पाकिस्तान का, हम देख कर कैसे पहचान जाएंगे, मेरी बात सुन भाई। लेकिन अगर हमें पता हो कि ये किसी और देश का है और ये केरला का है या ये कर्नाटक का है, तो ऑफ कोर्स हम इसके प्रति अधिक बंधुता, अधिक भाईचारा रखेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है। तो यही भावनात्मक भाईचारे की भावना। नहीं समझे बात सर, नहीं समझे बात, समझ गए। इसे हम क्या बोलते हैं, बंधुता या बंधुत्व।
अरे बोला करो कुछ। सर नहीं आया, आगे तो नोट करो, बस एक लाइन लिखोगे। बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना, लिखिएगा। मूल कर्तव्य, फुल स्टॉप के आगे मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का 51A, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A या 51 का में भी यह उल्लेख है, में भी यह उल्लेख है डैश करके लिखोगे, क्या उल्लेख है? प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे होकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। आगे लिखा, प्रस्तावना में बंधुता के संबंध में निम्नलिखित दो बातों का उल्लेख है। निम्नलिखित दो बातों का उल्लेख है। पहला तो लिखिएगा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित रहे, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित रहे, और दूसरा लिखिएगा देश की एकता एवं अखंडता। देश की एकता एवं अखंडता बनी रहे, देश की एकता एवं अखंडता बनी रहे। इन्हीं कारणों से चलो जल्दी से वो बता दो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है बंधुत्व को प्रमोट करेगा? 51A तो हुई है, और वेरी गुड। और आपस में लोग एक फील करें, अलगाववाद ना रहे, लोग एक दूसरे से भागे नहीं। 15 ठीक है, चलो और थोड़ा सा पार्टिकुलर वैसे नहीं है, लेकिन और सोचो, लोग एक दूसरे से भागे नहीं, छुआछूत है ना, अस्पृश्यता। देखो इन्हीं कारणों से संविधान में अस्पृश्यता को निषेध किया गया। इन्हीं कारणों से संविधान में अस्पृश्यता को निषेध किया गया। एवं ऐसे व्यवहार को
एवं ऐसे व्यवहार को अपराध घोषित किया गया। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद, ठीक है। थोड़ा पहले आ जाए तो बाद में आते रहते हो, भागते हैं 2 मिनट लेट सब लोग आते हो, तो 4 मिनट लगातार जिंदा